हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्विज़र में। आज है 13 जनवरी और आज की वीडियो में हम 13 जनवरी से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो के अंत में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, CPCB की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में गाजियाबाद प्रदूषित शहरों में किस स्थान पर रहा? तो गाजियाबाद ये तीसरे स्थान पर रहा प्रदूषित शहरों के मामलों में। और भारत में जो पहला सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है वो कौन सा रहा? तो वो रहा है दिल्ली। अगला है, हाल ही में यूपी के किस शहर में विलुप्त प्राय हिमालयन प्रजाति का एक विशाल गिद्ध मिला है? तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कानपुर में। और यहाँ आप इसकी इमेज देख सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की अगर आपको PDF ई बुक डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप ये PDF ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की है और इसमें सारे क्वेश्चंस को हमने विस्तार पूर्वक बताया। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला है, उत्तर प्रदेश के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया? तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पृथ्वी शॉ ने। अगला है, फिल्म RRR की सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला। इस गाने को किसने कंपोज किया है? तो इसे जो है M कीरावनी ने कंपोज किया है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, हाल ही में भारत की किस फिल्म को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया? तो ये तीनों फिल्मों को ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट होगा, द कश्मीर फाइल्स, RRR, कांतारा। इसके अलावा भी कुछ फिल्में हैं जिनको नॉमिनेट किया गया है जो कि कल की वीडियो में आपको बताया था। अगला है, हाल ही में कौन सा भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप लॉन्च किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी, पे रूप। अगला है, 11 जनवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये हर साल 11 जनवरी को मनाया जाता है। अगला है, कौन सा देश वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन करेगा? तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, भारत जो है इस समिट का आयोजन करेगा। दोस्तों, ये कल के क्वेश्चंस थे जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा किस शहर में आयोजित किया जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, वाराणसी में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 जनवरी 2023 को वाराणसी में दुनिया के सबसे विस्तारित नदी क्रूज, सबसे लंबा जो नदी क्रूज है MV गंगा विलास का शुभारंभ करेंगे। कहाँ पे? वाराणसी में। कब करेंगे? आज यानी कि 13 जनवरी को। ये जो लग्जरी क्रूज है ये अगले 50 दिनों में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि और आध्यात्मिक वैभव को प्रदर्शित करेगा और भारत की क्षमता का प्रदर्शन करेगा। क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय है, जो क्रूज पर्यटन है इसको बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने? तो संस्कृति मंत्रालय ने वाराणसी में दुनिया के सबसे विस्तारित रिवर क्रूज की शुरुआत की पूर्व संध्या पर एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो स्टार्ट किया है। किस नाम से? तो सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा ये कार्यक्रम होगा। इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ध्यान रखेंगे वाराणसी में इसका आयोजन होगा। और आज यानी कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लंबे नदी क्रूज का भी उद्घाटन करेंगे, शुभारंभ करेंगे। और इसका नाम क्या रखा गया है तो वो भी ध्यान रखेंगे। जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी क्रूज है, सबसे लंबा नदी क्रूज है, MV गंगा विलास इसका नाम रखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और यहाँ से कि कहाँ पे जो है ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो सुर सरिता सिम्फनी ऑफ गंगा जो कार्यक्रम है ये वाराणसी में आयोजित हो रहा है। अगला है, राज्य के किस जिले के युवा साहित्यकार योगेंद्र योगी को यूपी गौरव सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बहराइच। दोस्तों, बहराइच जिले के खैरीघाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत पिपरिया निवासी युवा हैं, साहित्यकार हैं योगेंद्र योगी। इनको जो है 2023 के लिए यूपी गौरव सम्मान प्रदान किया गया। और ये जो सम्मान है ये इनको
किस मौके पर दिया गया है? तो प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो यूपी महोत्सव चल रहा है उस दौरान ये सम्मान इनको दिया गया। उन्हें यह सम्मान साहित्य क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए मिला है। सूबे के गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने उन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया। तो ध्यान रखेंगे आप कि 2023 के लिए यूपी गौरव सम्मान से किसको सम्मानित किया गया? तो साहित्यकार हैं बहराइच जिले के योगेंद्र योगी, इनको जो है 2023 के यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है, ये सम्मान किसे दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में इनका बेहतर प्रदर्शन है, इसी के चलते इनको ये सम्मान दिया गया। अगला है, केंद्र सरकार ने नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना का नाम बदलकर क्या रखा है? यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट होगा, PMGKAY। केंद्र ने नई खाद्य सुरक्षा योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना यानी कि PMGKAY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना नाम रखा है। कैबिनेट ने अंत्योदय अन्न योजना और प्राथमिक घरेलू लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना को मंजूरी दी थी। नई योजना का क्रियान्वयन कब होगा? तो 1 जनवरी 2023 से जो है शुरू हो गया है। इससे 80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यधिक गरीब लोगों को लाभ होगा। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि जो नई एक एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना है उसका नाम क्या है? तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये इसका नाम है और इसी के तहत जो है अब गरीबों को अनाज दिया जाएगा। तो यहाँ से ध्यान रखेंगे इसका शुरुआत जो है कब से हो गई? तो 1 जनवरी 2023 से इस योजना का क्रियान्वयन शुरू हो गया है। अगला है, हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सूर्य कुमार यादव। और यहाँ आप इनकी इमेज देख सकते हैं, ये हैं सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, श्रीलंका के खिलाफ अपनी पारी के दौरान सूर्य कुमार ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। वह T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इंग्लैंड के खिलाफ फरवरी 2021 में डेब्यू करने वाले सूर्या ने 42 पारियों में 1500 रन पूरे कर लिए। उन्होंने 1500 रन के लिए 843 गेंदों का सामना किया, यानी 843 गेंदों में उन्होंने 1500 रन पूरे किए। और दोस्तों, इससे पहले 1500 रन बनाने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल थे उन्होंने 940 गेंद दिए थे। तो अभी जो है ये रिकॉर्ड इनके नाम पर हो गया है, सूर्य कुमार यादव के नाम पर, कि T20 अंतर्राष्ट्रीय में सबसे तेज 1500 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए? तो नाम ध्यान रखेंगे आप, सूर्य कुमार यादव। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन आपको याद रखने हैं खिलाड़ियों से संबंधित। ठीक है, पहला क्वेश्चन याद रखेंगे कि 400 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन बनी? तो यहाँ पे आप नाम याद रखेंगे रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा जो है ये इनके नाम पर ये रिकॉर्ड बना है कि 400 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी। ठीक है, ये नोट करेंगे। इसके साथ ही आपको ये क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर कौन से हैं? तो वो कौन से हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। और इन्होंने कितने छक्के लगाए हैं? तो इन्होंने 173 छक्के लगाए हैं। इसी के साथ ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे, 400 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा। इसके अलावा T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी कौन से हैं? तो ये हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे कि ट्विटर पर 50 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन से हैं? तो ये हैं विराट कोहली। इनका नाम ध्यान रखेंगे, विराट कोहली का क्या इनके नाम पर रिकॉर्ड है? तो विराट कोहली के नाम पर एक रिकॉर्ड आपको ध्यान रखना है कि ट्विटर पर 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले पहले खिलाड़ी कौन से हैं, तो पहले क्रिकेटर कौन से हैं? तो वो हैं विराट कोहली। ठीक है, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान आपको रखना है कि लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन से हैं? तो यहाँ पे कप्तान की बात है तो ध्यान रखेंगे रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के नाम पर ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखने हैं आपको। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर रोहित शर्मा, 400 T20 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले भारत के पहले खिलाड़ी रोहित शर्मा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे जो अभी आपको बताया कि लगातार 13 T20 मैच जीतने वाले क्रिकेट इतिहास के पहले कप्तान कौन से हैं? तो वो हैं रोहित शर्मा। और विराट कोहली के नाम पे क्या ध्यान रखना है कि ट्विटर पर 50 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स वाले पहले क्रिकेटर कौन से हैं? तो ये हैं विराट कोहली। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे आप।
अगला है केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया। यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट होगा, अगरतला। दोस्तों केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मणिक साहा के साथ मिलकर के अगरतला में, कहाँ पे, अगरतला में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के व्यापारियों और उद्यमियों को अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि में मदद करेगा। इसे स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट के तहत स्थापित किया गया है। ये जो इंस्टीट्यूट है ये एक स्वायत्त निकाय है जो त्रिपुरा सरकार द्वारा और आंशिक रूप से ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। तो आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है कि स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन जो है वो किसने किया, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने। और इसका कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया है तो वो भी ध्यान रखना है, अगरतला में इसका उद्घाटन किया गया। और इससे लाभ क्या होगा तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं, उनको अध्ययन, अनुसंधान और प्रशिक्षण आदि में ये मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, IG ड्रोन्स के द्वारा। टेक स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स, ठीक है, ध्यान रखेंगे, IG ड्रोन्स के द्वारा जो है भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया गया, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। इस ड्रोन को स्काई वॉक नाम दिया गया। नाम वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको क्या नाम दिया गया, स्काई वॉक। कई बार क्या है एग्जाम इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्काई वॉक ये क्या है, तो ध्यान रखेंगे ये एक ड्रोन है। इसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी किया जा सकता है। ये ड्रोन एक बार में 10 किलो का पेलोड लेकर के लगभग 5 घंटों तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन अपनी अधिकतम गति से 100 किलोमीटर की यात्रा 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है। IG ड्रोन्स भारत की एक ड्रोन सर्वेक्षण, मैपिंग और इंस्पेक्शन की सुविधा प्रदान करने वाली टेक कंपनी है। तो यहाँ से ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसे नोट भी कर सकते हैं कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा, किस स्टार्टअप के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया। तो ध्यान रखेंगे IG ड्रोन्स के द्वारा। इस ड्रोन को नाम क्या दिया गया, स्काई वॉक इसको नाम दिया गया है। और इस ड्रोन की खासियत क्या है, तो इसकी खासियत ये है कि ये जो ड्रोन है ये 10 किलो का पेलोड लेकर के 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। इसके अलावा ये जो है 100 किलोमीटर की जो यात्रा है वो केवल 12 से 15 मिनट में तय कर सकता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे आप। और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाएगा, तो रक्षा में भी इसका उपयोग किया जा सकता है, चिकित्सा के क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। अगला है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 28 फरवरी को। कौन सा दिवस होता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की थीम क्या है, थीम वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये जो है थीम रही है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2023 की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत के 2023 में प्रवेश करने के साथ ही यह विषय भारत की उभरती वैश्विक भूमिका और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी बढ़ती दृढ़ता को इंगित करता है। भारत सरकार ने 1986 में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। यानी कब जो है इसकी घोषणा हुई थी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाने की, तो 1986 में। इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी है कि पहला कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। थीम क्या रही, वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान, ये रही है साल 2023 की थीम। इसके अलावा एक बात और ध्यान रखनी है कि जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये क्यों मनाया जाता है, तो इस दिन क्या है रमन प्रभाव की खोज की गई थी। और किसने की थी, तो सीवी रमन ने। और इसी के चलते जो सीवी रमन है उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे कि रमन प्रभाव की खोज किसने की, सीवी रमन ने। और सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो 1930 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को होता है। इसे आप आसानी से याद भी रख सकते हैं क्योंकि जो 28 फरवरी का महीना होता है वो 28 और 29 फरवरी का होता है, 29 या 28 दिनों का होता है। तो 28 दिनों का होता है, इसलिए इसमें क्या है कुछ साइंस है, ये आप याद रख सकते हैं। तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला है जनजातीय नृत्य महोत्सव 23 और 24 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। गणतंत्र दिवस समारोह 2023 के हिस्से के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती यानी कि पराक्रम दिवस को चिन्हित करने के लिए नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 23 और 24 जनवरी को एक सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का आयोजित किया जाएगा। 2 दिवसीय उत्सव सशस्त्र बलों की शक्ति और भारत की जनजातीय संस्कृति की जातीय सुंदरता का प्रदर्शन करेगा। रक्षा मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय के संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें भारतीय तटरक्षक समन्वयक एजेंसी है। तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है कि जो जनजातीय महोत्सव है, जनजातीय नृत्य महोत्सव है आदि शौर्य पर्व पराक्रम, इसका जो आयोजन है वो कहाँ पे किया जाएगा, तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। कब किया जाएगा, तो 23 और 24 जनवरी को, यानी कि 2 दिवसीय ये महोत्सव होगा। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हो रहा है, तो नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे यहाँ से कि जनजातीय नृत्य महोत्सव जो है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ, तो नई दिल्ली में होगा 23 और 24 जनवरी को। अगला है, रेल मंत्रालय ने किस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 2030 तक। दोस्तों, रेल मंत्रालय ने 2030 तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है। योजना का उद्देश्य कुशल संचालन के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना है। योजना के घटक सभी रेलवे प्रतिष्ठानों, टिकाऊ भवनों और उपकरणों में ऊर्जा दक्षता और बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना करना है। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में रेल मंत्रालय ने कब तक कार्बन तटस्थ बनने के लिए 5 आयामी योजना की रूपरेखा तैयार की है, तो 2030 तक। और इसके माध्यम से क्या होगा, तो इसके माध्यम से ये जो योजना है इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य ये है कि जो ऊर्जा है उसकी खपत को कम करना और नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ाना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। और इसमें क्या किया जाएगा, तो इसमें सभी रेलवे प्रतिष्ठानों हो गए, टिकाऊ भवन हो गए, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बिजली की गुणवत्ता और बहाली पर रूफटॉप सौर पैनलों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, सौर पैनल यानी सोलर पैनल की यहाँ पे जो है स्थापना की जाएगी। अगला है, किस देश के कप्तान ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए, फ्रांस के हैं। यहाँ पर आप इनकी इमेज देख सकते हैं। ह्यूगो लॉरिस ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं, और इन्होंने अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। दोस्तों, फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान हैं ह्यूगो लॉरिस। इन्होंने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। ये फैसला उन्होंने 2022 फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना के खिलाफ फाइनल हारने के 3 सप्ताह के बाद लिया। और विश्व कप में फ्रांस के लिए सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी भी हैं। तो एक बड़े खिलाड़ी हैं, प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, नाम ध्यान रखेंगे। ह्यूगो लॉरिस किस देश से संबंधित है, तो फ्रांस फुटबॉल टीम के ये कप्तान हैं और इन्होंने 36 साल की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे नाम इनका, ह्यूगो लॉरिस कहाँ से हैं, फ्रांस से हैं। तो दोस्तों, ये थे 13 जनवरी से संबंधित सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। और दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि आपको कल और परसों की वीडियो में हमने आपको बताया कि कई सारे और खिलाड़ी हैं जिन्होंने अभी संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनके नाम भी आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कौन कौन से खिलाड़ी, उनको एक बार रिवाइज कर लेंगे कि हाल ही में एक खिलाड़ी हैं गैरेथ बेल, जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तो वो किस खेल से संबंधित थे, तो ये जो है फुटबॉल के खिलाड़ी थे और ये कहाँ से थे, वेल्स से थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे वेल्स के खिलाड़ी थे गैरेथ बेल जो कि फुटबॉल से संबंधित है, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है। इसके अलावा सानिया मिर्जा, नाम ध्यान होगा, सानिया मिर्जा, इन्होंने भी अभी जो है टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं और ये टेनिस से संबंधित हैं, इनका नाम ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक खिलाड़ी और हैं जिनका नाम आपको ध्यान रखना है, ड्वेन प्रेटोरियस। ये जो है कहाँ से संबंधित हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से संबंधित है और ये क्रिकेटर हैं। तो ये तीनों खिलाड़ियों के नाम ध्यान रखेंगे। और अभी फ्रांस के फुटबॉल टीम के कप्तान ह्यूगो लॉरिस, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है। तो ये सभी नाम ध्यान रखेंगे।
तो अब देखते हैं कल का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन हमने आपसे पूछा था कि विश्व हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट था 10 जनवरी को, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार कौन से देश का पासपोर्ट सबसे शक्तिशाली रहा। तो यहाँ पर जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और हमारे इंडिया की रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो कितनी रैंक अब इंडिया की हो गई है वो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।